डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले कि आज हम हमारे आगे के टॉपिक 16 महाजनपद की ओर बढ़ें, मैं आप सबको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। कोरोना कोविड-19 महामारी के इस काल में आप सभी लोग मास्क का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, हैंड सैनिटाइज़र का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जो भी चीज़ें अनावश्यक रूप से किसी चीज़ को न छुएं, न किसी सतह को छुएं। इस तरह से आप अपनी और अपने परिवार वालों की इस बीमारी से रक्षा कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद, हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारत के प्राचीन काल में जो बदलाव शुरू हुए वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुए। अब क्या हुआ कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू होने लगा और बड़े बड़े प्रादेशिक राज्यों अर्थात जनपदों के निर्माण के लिए सही परिस्थितियां बनने लगी। कृषि जो है उसके नए नए औजार बनने लगे, उपकरण बनने लगे। इससे क्या हुआ कि जो किसान थे वो बड़े स्तर पर खाद्यान्न उत्पन्न करने लगे। वहीं लोहे के हथियारों के कारण बड़े बड़े राज्य बनने लगे। अब खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा हुआ तो आर्थिक स्थिति अच्छी हुई और आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण यहाँ पर जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा और लोहे के हथियार भी बने तो योद्धा भी आए और योद्धा के आने के कारण बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। तो इन जो परिस्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, इन्होंने महाजनपद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इन परिस्थितियों में जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीकरण का द्वितीय दौर शुरू हुआ था। मैं आपको बता दूं कि नगरीकरण का प्रथम दौर जो माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। तो इसको ये जो था 16 महाजनपदों का युग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, वो द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता और द्वितीय नगरीकरण यही महाजनपद काल कहा जाता है। तो महाजनपद को हम समझेंगे कि जनपद का शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहाँ किसी कबीले के लोग अपना पैर स्थायी रूप से रखते हैं, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है ना। महात्मा बुद्ध के काल तक कृषि योग्य बड़े क्षेत्रों के विस्तार होने तथा साम्राज्यवादी युद्धों के कारण जनपद महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। बौद्ध एवं जैन साहित्य में स्पष्ट रूप से लगभग 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों की सूची और जो विवरण प्राप्त होता है उसके अनुसार हम आगे के जो महाजनपद हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला महाजनपद है हमारा काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। इसकी राजधानी वाराणसी थी तथा ये जो क्षेत्र था वो वरुणा और असी नामक दो छोटी नदियों के संगम पर स्थित था। ये वाराणसी नगर सूती कपड़ों तथा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बाद में कौशल के साथ हुए अनेक युद्धों में हार के बाद कौशल नरेश ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाद में मगध और कौशल में भी काशी को लेकर संघर्ष हुआ। अंततः अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिला लिया।
दोस्तों, हमारा दूसरा महाजनपद है कौशल। कौशल की दो राजधानियां थी, जो साकेत एवं श्रावस्ती। कौशल की पूर्वी सीमा पर सदा नीरा, जो आजकल गंडक की जाती है, वो नदी बहा करती थी, तथा पश्चिमी सीमा पर पांचाल महाजनपद था। दक्षिण में सरपिका नदी तथा उत्तर में नेपाल की तलहटी थी। सरयू नदी इस जनपद को दो भागों में विभक्त करती थी, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। काशी की विजय के पश्चात कौशल महाजनपद अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, जिसके कारण उन्होंने कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य को अधीनता स्वीकार करने हेतु बाध्य कर दिया था। इस महाजनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के समकालीन था। रामायण काल में कौशल की राजधानी के रूप में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। दीर्घकालीन संघर्ष के बाद अंततः कौशल महाजनपद को अजातशत्रु के समय मगध साम्राज्य का अंग बना दिया गया। इसके बाद जो अगला महाजनपद है वो हमारा है कुरु। दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर का क्षेत्र कुरु महाजनपद का निर्माण करता था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के समय के कुछ शासकों का संबंध युधिष्ठिर परिवार से था और बुद्ध का समकालीन शासक कौरव्य था। कुरु महाजनपद में प्रारंभ में राजतंत्र था तथा बाद में गणतंत्र हो गया था। इसके बाद जो अगला जो महाजनपद है वो है अंग। अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में स्थित अंग की राजधानी चंपा थी, जिसका महाभारत व पुराणों में प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। अंग महाजनपद को बिंबिसार ने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला महाजनपद है मगध महाजनपद। यह महाजनपद वर्तमान पटना, गया व शाहबाद जिलों के बीच वाला क्षेत्र था। मगध महाजनपद के उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, दक्षिण में विंध्याचल तथा पूर्व में चंपा था। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज यानी पर्वतों से ढका हुआ ग्रह, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार मगध का प्राचीनतम शासक बृहद्रथ था। जरासंध उसका सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी शासक था। उसके बाद हर्यंक वंशी बिंबिसार शासक बना। उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और अंत में मौर्य वंश इस महाजनपद पर शासन करने आया। मगध महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, जिसने लगभग सभी महाजनपदों को आत्मसात कर लिया और मगध साम्राज्य का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। बाद में आगे चलकर पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी बनी थी, जो आजकल पटना के नाम से जानी जाती है। अगला जो महाजनपद हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वज्जी। गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित गंडक नदी इसे कौशल एवं मल्ल महाजनपदों से अलग करती थी। वज्जी का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय। यह 8 गणराज्यों का एक विशाल संघ था, जिसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इनके अतिरिक्त उग्र,
भोग, इक्ष्वाकु एवं कोलिय भी इस संघ में शामिल थे। मल्ल महाजनपद की तरह वज्जी में भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार से इस संघ में फूट डलवा दी तथा इस पर विजय प्राप्त कर ली। विदेह की राजधानी मिथिला थी। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। वज्जियों की राजधानी विदेह व मिथिला दोनों थी तथा इनकी प्रशासनिक राजधानी वैशाली थी, क्योंकि वज्जी सबसे बड़ा गण संघ था। महावीर स्वामी का संबंध ज्ञात्रिक वंश से था, जिसकी राजधानी कुंडग्राम थी। अगला जो महाजनपद है ये भी गणतंत्र था। ये था मल्ल। गणराज्य के रूप में बहुत प्रसिद्ध मल्ल महाजनपद ये था। यह वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश की देवरिया जिले में स्थित मल्लों की दो शाखाएं थी। एक कुशीनारा के मल्ल, दूसरा पावा के मल्ल। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा के निकट ही हुई थी और मल्लों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। कालांतर में मल्ल गणराज्य को भी अजातशत्रु ने जीत लिया था। अगला महाजनपद है वत्स। यमुना नदी के किनारे स्थित वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स का सर्वाधिक प्रतापी शासक उदयन था, जो बुद्ध, अवंती नरेश, चंड, प्रद्योत, बिंबिसार व अजातशत्रु का समकालीन था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के नाटककार भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता में उदयन और अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया है। अगला जो महाजनपद है वो है अवंती। इस राज्य का मुख्य क्षेत्र उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। विंध्याचल पर्वत द्वारा यह महाजनपद दो भागों में विभक्त होता था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन क्षिप्रा नदी पर तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। बुद्ध के समय अवंती का शासक चंड प्रद्योत था, जिसके पांडुरोग हो जाने पर मगधराज बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उपचार हेतु अवंती भेजा था। दीर्घकालीन संघर्ष के बाद मगध शासक शिशुनाग के समय अवंती को मगध साम्राज्य में समाविष्ट कर लिया गया था। उर्वर कृषि प्रदेश, लोहे के भंडार तथा दक्षिण से होने वाले व्यापार पर आधिपत्य के कारण अवंती शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। अगला महाजनपद जो है वो है चेदी महाजनपद। यह महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित था। भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध पौराणिक शत्रु शासक शिशुपाल चेदी वंश से ही था। कवि माघ ने शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना की थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी। हाँ, तुम्हारा नानी ने घर का है ये रहता क्या ये संगति ना अवसर आई बस आपको क्या प्रॉब्लम है बेपूनम आई बाबा
अगला महाजनपद है पांचाल। यह पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिलों में स्थित था तथा इसके दो भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज नामक नगर पांचाल जनपद का ही अंग था। लंबे संघर्ष के बाद कुरु जनपद को पांचाल महाजनपद में मिलाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला महाजनपद है अश्मक। इसे अस्सक भी कहा जाता था। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी पोटन अथवा पोटली थी। पुराणों के अनुसार अश्मक महाजनपद में राजतंत्र था। इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने की थी, लेकिन बुद्ध के समय अवंती महाजनपद द्वारा अश्मक को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके बाद जो महाजनपद है वो है मत्स्य महाजनपद। राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर व करौली का कुछ क्षेत्र मत्स्य महाजनपद में शामिल था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अपने उदय के प्रारंभिक दौर में ही मत्स्य महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। अशोक के कुछ शिलालेख मत्स्य महाजनपद से भी प्राप्त होते हैं। अगला महाजनपद है शूरसेन। मथुरा के आसपास के क्षेत्र में स्थित शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा ही थी। महाभारत और पुराणों में यदुवंशियों को मथुरा का शासक बताया गया है। भगवान कृष्ण भी इसी वंश के वृष्णि कुल से संबंधित थे। बुद्ध काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक अवंती पुत्र था। अगला महाजनपद है गांधार। आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिलों को मिलाकर बने गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला व्यापार और शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। पुष्करावती इसका प्रसिद्ध नगर था। गांधार प्रदेश अपने ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। जीवक, पाणिनि, उद्दालक, श्वेतकेतु और कौटिल्य जैसे विद्वानों ने तक्षशिला में ही शिक्षा प्राप्त की थी। गांधार के राजा पुष्करिन ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को भी पराजित किया था। परवर्ती काल में गांधार प्रदेश पर फारस ईरान का कब्जा हो गया। हेरोडोटस के अनुसार ईरानी साम्राज्य के 28 प्रांतों में से यह प्रदेश भी एक प्रांत था। हमारा जो अंतिम महाजनपद है वो है कंबोज। गांधार प्रदेश के समीप दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा कपिसा के आसपास के क्षेत्र में स्थित कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक राजपुर थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार और युद्धों द्वारा आजीविका चलाने वाला राज्य कहा है। कंबोज महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरह हमने अपने महाजनपद वाला चैप्टर पूरा कर लिया।